इस दुनिया में कोई भी इंसान चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो सिर्फ एक चीज से जरूर डरता है, जिसका नाम है मौत। हर इंसान चाहता है कि वह लंबे समय तक जिंदा रहे और मौत के अंतिम समय में भी वो जिंदगी के लिए संघर्ष करता रहे। आज जिंदगी के जूझने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज से 52 साल पहले कुछ लोगों ने खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसा काम किया था जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह 72 दिनों के उस संघर्ष की कहानी है जब एक प्लेन क्रैश होने के बाद दो लोगों ने हर एक पल मौत को मात दी और जिंदा रहने की आस को अपने सीने में जगाए रखा। तो चलिए शुरू करते हैं इस संघर्ष की भयानक कहानी को। यह कहानी 12 अक्टूबर 1972 की है, जब साउथ अमेरिका के एक छोटे से देश यूरुग्वाई की रग्बी टीम को ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की टीम के साथ चिली देश की राजधानी सांटियागो में मैच खेलना था। चिली जाने के लिए सभी प्लेयर्स एक फ्लाइट में बैठ जाते हैं। इस फ्लाइट में टोटल 45 पैसेंजर होते हैं। तो प्लेयर्स के साथ कुछ मैनेजर्स, कुछ फैमिली मेंबर्स और कुछ उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं। ये फ्लाइट 12 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वाई से टेक ऑफ करती है और चिली देश की राजधानी सांटियागो के लिए निकल पड़ती है। ये सफर ज्यादा लंबा नहीं होने वाला था। आमतौर पर यूरुग्वाई से सांटियागो जाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती है विशाल एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका की ये एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यही पाई जाती है। यही पहाड़ियां इन सभी पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में एक भयानक तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता है। पायलट डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन फिर से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर को प्लेन फिर से दोपहर के 2:18 पर टेक ऑफ करता है। पायलट ने देखा था कि मौसम साफ हो चुका है, तो अगले 1 घंटे तक सफर बहुत सुहाना रहता है। 3:21 पर पायलट प्लेन को डिसेंट कराने लगते हैं। प्लेन सांटियागो के बहुत करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी वो पहाड़ियों में ही था, क्योंकि सांटियागो शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। जो प्लेन का पायलट था उसने 29 बार एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर से प्लेन गुजार चुका था, तो उसे पूरा एक्सपीरियंस था। लेकिन इस बार प्लेन को पायलट उड़ा रहा था। नीचे उतरते समय प्लेन में एक बहुत जोर से झटका लगता है और प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है, और उसी समय प्लेन के आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं, वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पैसेंजर सीट पर बैठे कुछ रग्बी प्लेयर्स, जो बड़े ही निडर थे, वो मजाक बनाते हैं इस भयानक टर्बुलेंस का। इन्हीं जोक्स के बीच एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देखता है कि बादल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन फिर देखता है कि प्लेन के नजदीक एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकलता है, तब पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएटली पायलट्स प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। पायलट्स अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत लेट हो चुका था। ऊपर जाते वक्त प्लेन के पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। प्लेन का जो पीछे का हिस्सा था वो टूटकर प्लेन से अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटें थी वो लिटरली हवा में बाहर उड़ जाती है और इसके साथ 3 पैसेंजर्स हवा में गायब हो गए। कुछ सेकंड्स तक और ये प्लेन ऊपर जाता है, लेकिन फिर से ये प्लेन नीचे आने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन का लेफ्ट विंग भी
चट्टान से टकराकर अलग हो जाता है। कुछ और पैसेंजर्स भी उड़कर बाहर हवा में गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ आगे का हिस्सा बचा था जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की रफ्तार से ये प्लेन ग्लेशियर में स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया था। जो प्लेन की पैसेंजर सीटें थी वो प्लेन की बेस से फटकर बाहर आ गई थी। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से क्रश हो जाता है और दोनों पायलट्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। ये प्लेन अब इंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पे 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा था। हैरान करने वाली बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 पैसेंजर्स में से 33 अभी भी जिंदा है। ये किसी तरह इस क्रैश को सरवाइव कर जाते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहां पर अटके पड़े हैं। पता चलता है कि ये प्लेन अपने प्लेन रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था। इन सर्वाइवल्स की दर्दनाक कहानी अभी तो शुरू हुई है। ना तो वो लोग उस वक्त इमेजिन कर सकते थे और ना आप लोग इस वक्त इमेजिन कर सकते हो कि इन सर्वाइवल्स के साथ आगे क्या हुआ। यह है दिल दहला देने वाली कहानी यूरोगयान एयर फोर्स फ्लाइट 571 की। इस क्रैश में 2 सर्वाइवल ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले हैं 19 साल के रॉबर्ट कनेसा और दूसरे हैं 20 साल के गुस्तावो जर्बिनो। ये 2 लड़के मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे, तो तुरंत ये काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे घायल लोगों की मदद की जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें सीवियर इंजरीज हो रखी हैं। इनमें से एक पैसेंजर है 23 साल का फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में है। जितना इन दोनों स्टूडेंट से हो सकता था वो उतनी कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवल्स की मदद करने की। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज भेजे जाते हैं इन सर्वाइवल्स को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर्स रेडियो ट्रांसमिशन को सुनकर कंक्लूड करते हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल जगह पर जाकर क्रैश किया होगा। प्रॉब्लम ये थे कि प्लेन व्हाइट कलर का था और ये एक ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहां पर चारों तरफ व्हाइट स्नो और आइस थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स बहुत ही होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि बस किसी न किसी तरीके से यहाँ वो एक रात गुजार लें और ठंड से बचने का कोई तरीका ढूंढ लें। अगले दिन उन्हें कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। उस ठंड और बर्फीली रात में 5 घायल पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाते हैं और वो मारे जाते हैं। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से 28 पर आ गया है। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची खुची बॉडी को इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर। लगेज का सामान और प्लेन की सीटों का इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पिछले हिस्से को क्लोज करने के लिए, ताकि अंदर से ये गर्म रह सकें। अगला दिन 14 अक्टूबर, अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाई के देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो बिल्कुल सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर उस क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन वो फिर भी उस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर्स ट्राई करते हैं कि वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करके प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए वो S लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वो सारे लेटर्स लिख पाए। फिर वो कोशिश करते हैं कि वो बर्फ में सूटकेसेस का इस्तेमाल करके बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए, ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो हमें देख लें। लेकिन जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। उस दिन उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हवाई जहाज उनके ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। वो उनकी तरफ चिल्लाकर हाथ फैलाकर पूरी कोशिश करते हैं कि वो हवाई जहाज उन्हें नोटिस कर लें, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर, बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर फिटो स्ट्रॉच नाम से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं।
वो एक मेटल की सीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे कि धूप को कंसंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके। और वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन्स बोतल में। इसके साथ साथ कई पैसेंजर सीट पर जो लगी गद्दियां थी उन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। और सीट कवर्स में मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर, क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है उन्हें दिखता है कि उनकी माँ क्रैश में मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन बहुत ही सीवियरली इंजर्ड है। पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बीतता गया, क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती है अपनी इंजरीज के चलते। ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। हम नहीं जानते कि कितनी लंबी उम्र जिएंगे असलियत में, इसलिए कहा जाता है लाइव एवरी मोमेंट। अपनी जिंदगी में हर दिन हर पल खुलकर जियो, क्योंकि क्या पता कल हो या ना हो। इनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स ऐसे थे जो समुद्र के किनारे रहते थे। इससे पहले इन्होंने कभी बर्फ भी नहीं देखी थी और अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इतने हाई एल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और पानी के ये यहाँ किसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे। इन बुरी परिस्थितियों में एक और भी प्रॉब्लम थी, स्नो ब्लाइंडनेस की। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज पहाड़ियों पर मौजूद बर्फ में रिफ्लेक्ट करती है तो उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती है। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इन सर्वाइवर्स के पास टोटल में सिर्फ 3 पेयर्स थे सनग्लासेस के। 21 अक्टूबर, क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देती है। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी भी सर्वाइवर्स का कुछ भी अता पता नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं इस सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का। बहुत कम चांस है कि इतने दिनों बाद कोई वैसे भी जिंदा बचा होगा। 142 आवर्स एंड 30 मिनट ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर्स को प्लेन की सीटों के बीच में एक रेडियो ट्रांजिस्टर पड़ा मिलता है। उनमें से एक सर्वाइवर्स रग्बी प्लेयर रॉय हार्ली इलेक्ट्रॉनिक्स के एंथुजियास्ट भी थे, तो वो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। बड़ा लंबा सा एंटीना इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं और उनके एफर्ट्स की वजह से फाइनली ये रेडियो काम करने लगता है। इस रेडियो से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो सकता था। सिर्फ बाहर के मैसेज ये सर्वाइवर सुन सकते थे, लेकिन खुद का कोई मैसेज बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन के बाद और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरह से बैठ जाता है। इनमें से कुछ रोने लगते हैं इस मैसेज को सुनने के बाद। कुछ लोग भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। फर्नांडो पराडो इन सर्वाइवर्स में इकलौते थे जो ज्यादा रिएक्ट नहीं किए इस मैसेज को सुनने के बाद, क्योंकि इनके मन में कुछ और ही प्लान बन रहा था। 11वें दिन इन सर्वाइवर्स को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज्यादा खाना था नहीं शुरू में, सिर्फ 8 चॉकलेट्स बार थे, एक टीन था मसल्स का, 3 जैम्स थे छोटे जार के, एक एलमंड्स का जार था, कुछ डेट्स थी, कुछ कैंडीज थी, कुछ ड्राइड प्लम्स थे और कुछ वाइन्स की बोतल थी। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन्होंने इस सारे खानों को राशन करना शुरू कर दिया था। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे। पराडो ने तो एक मूंगफली के दाने को 3 दिन तक खाया था, सिर्फ एक मूंगफली के दाने को। लेकिन इस हद तक भी राशनिंग करना काफी नहीं था, क्योंकि खाना अब बिल्कुल खत्म होने लगा था। 3600 मीटर की हाइट पर यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ना ही कोई जानवर थे जिन्हें मारकर ये खा सके। 11वें दिन तक खाना पूरी तरीके से खत्म था और ये लोग प्लेन के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश करते हैं। किसी ने सीटों के अंदर लगे कॉटन को, किसी ने सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश की, लेकिन इससे वो और भी बीमार पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था, तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार वालों की डेड बॉडीज को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वो दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे और रिलेटिव्स थे।
ये आइडिया पहले कनेसा को आया तो उसी ने सबसे पहले ट्राई किया ये सब करने की। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी लेकिन उनसे बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे, जब कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो फाइनली इन्होंने भी इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर 1972 क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर्स के लिए ये फूड सोर्स भी बड़ी तेजी से घटते जा रहा था। इनके पास आगे कोई भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते थे, लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती आवाज उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ी से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरीके से बर्फ भर जाती है। इस तूफान में बर्फ में दबकर सांस की कमी की वजह से 8 लोग और मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19। ये बचे हुए लोग भी बर्फ के अंदर एक छोटे से स्पेस में दबे हुए हैं। पराडो एक मेटल पोल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिससे कि कुछ वेंटिलेशन आ पाती है। 2 दिन तक मेहनत करने के बाद बर्फ में खोद कर एक टनल बना लेते हैं और बड़ी मुश्किल से सरफेस पर बाहर निकल पाते हैं। बाहर निकलते ही ये देखते हैं कि एक बर्फ का तूफान आ रहा है। जिंदा रहने के लिए वापस उस बर्फ की गुफा में जाकर बैठ जाना ही समझदारी होगी। अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवर्स किसी न किसी तरीके से क्रैम्प्ड स्पेस में फंसकर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर जाते हैं। जब मौसम साफ होता है तब बाहर निकलकर ये बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। अगर इन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो इन्हें खुद से एफर्ट्स करना पड़ेगा। यहाँ क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं है। मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरेंगे। कनेसा, पराडो और विजिंगटन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर में से थे, तो ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा खाने का ज़्यादा राशन दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाए, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चल के मदद ढूंढने के लिए। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाज़ा लगाना। क्रैश होने से पहले को पायलट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इनके हवाई जहाज़ ने क्यूरिको शहर पास कर लिया है। तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर हम वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर दूर चलेंगे तो जरूर हम चिली देश की कुछ कंट्री साइड एरिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अंदाजा इनका बहुत गलत था। को पायलट को असल में खुद भी आइडिया नहीं था कि प्लेन उन्हें कहां ले जा रहा है। असलियत में इनकी क्रैश साइट 89 किलोमीटर से ईस्ट में थी, एंडीज पहाड़ियों के बीचों बीच। फिर भी इस बात से अनजान ये कुछ टाइम रेस्ट करते हैं एनर्जी बिल्डअप करने के लिए, और 15 नवंबर को 33 दिन क्रैश के बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद वो अपने ही हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा टुकड़ा गिरा हुआ देखते हैं। ये वही हिस्सा था जो प्लेन का पहले ही टूटकर गिर गया था। इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेसेस मिलते हैं, चॉकलेट के बक्से मिलते हैं, 3 मीट पेटीज मिलती हैं, रम की बोतल मिलती है, एक्स्ट्रा कपड़े मिलते हैं, कॉमिक्स बुक्स और थोड़ी बहुत दवाइयाँ मिलती हैं। इसके साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, एक ऐसा रेडियो सिस्टम जिससे न सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती है बल्कि बाहर भी मैसेज भेजे जा सकते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि रात यहीं पर बिताई जाएगी। एक्सपेडिशन के अगले दिन ये थोड़ा बहुत और ईस्ट में चलते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का रेडियो सिस्टम है इसे ही चालू करने की कोशिश करी जाए। क्यों ना हम हवाई जहाज की मेन बॉडी से कुछ बैटरीज को निकालने की कोशिश करें और फिर से इस रेडियो को चालू करने की कोशिश करें, फिर हम अपनी एसओएस कॉल बाहर भेज सकते हैं। तेल के पिछले हिस्से में इन्हें 24 केजी की एक बैटरी मिलती है, लेकिन इनके लिए बहुत भारी थी। इसे वापस से कैरी करके प्लेन की मेन बॉडी क्रैश साइट पर ले जाया जा नहीं सकता था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसे यहीं पर चालू करने की कोशिश करी जाए और वापस जाकर ये रॉय हार्ले की मदद लेते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी थी।
लेकिन अफसोस ये प्लान भी इनका काम नहीं कर रहा था। बात असल में ये थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट एसी में काम करता था और जो इनकी बैटरीज थी वो 24 वोल्ट डीसी की थी। इन्हें कनेक्ट करने का इनके पास कोई जरिया नहीं था। कुछ दिन तक ये पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने की, लेकिन जल्द ये रियलाइज कर लेते हैं कि कोई रास्ता नहीं है। जिंदा बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। 11 दिसंबर क्रैश का 59 दिन बाद एक एवलांच आता है जिसमें 3 सर्वाइवर्स और मारे जाते हैं। बचते हैं अब सिर्फ 16। वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इन्हें रात में कोई सोने का तरीका चाहिए था। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कैसे सरवाइव किया जाए रात में। सर्वाइवर्स में एक 18 साल का लड़का था, क्यूरलेस मिगुएल रोड्रिगुएज। उसे याद था कि उसकी मम्मी ने उसे नीडल से सिलाई करना सिखाया था। वो अपने साथ नीडल्स की किट लेकर चला था। उसका आइडिया था कि अलग अलग कपड़ों को हम साथ में स्टिच कर दें और एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना दें। यही किया जाता है। अगला दिन 12 दिसंबर, 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन से ये क्रैश हुआ था। ये 3 बहादुर आदमी पराडो, गणेशा और विजिंटिन निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेन रिंग गेयर के ग्लेशियर पर क्लाइंब करने। वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब था कि इन्हें पहले पहाड़ी के ऊपर जाना होगा नीचे जाने से पहले। इन्हें अभी भी लगता था कि ये सिर्फ कुछ किलोमीटर ही दूर है, तो इन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन के अंदर ये चलकर मदद ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने सिर्फ 3 दिन की मीट की सप्लाई पैक करी थी। पराडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहने हुए थे, एक टी शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर्स पहने हुए थे और पैरों पर इन्होंने 4 पेयर सॉक्स पहनी थी। उसके ऊपर एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी लगाया था। ठंड की इतनी बुरी हालत थी वहां पर। इनके पास कोई टेक्निकल गियर नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई कंपास नहीं था और ना ही कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था। और इतनी हाइट पर हवा भी काफी पतली हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। इसके बावजूद भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं पहाड़ी की ओर। इन्होंने जो स्टिच करके जो स्लीपिंग बैग बनाया था वो रात में काम आता है। दिन में ये धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ये तीनों एक स्लीपिंग बैग में एक दूसरे से जितना करीब रह सके उतना करीब रहकर सोते थे और सूरज के निकलते ही ये चढ़ना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर ये आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और चौथे दिन की सुबह इन्हें रियलाइज होता है कि उनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। आगे इन्हें दिखता है कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से विजिंटिन डिसाइड करता है कि वो वापस मुड़कर क्रैश साइट पर चला जाएगा और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर विजिंटिन अपना रास्ता वापस ले लेता है, जो कि बहुत ही आसान रास्ता होता है क्योंकि ये सारा डाउन हिल था। वो एयरक्राफ्ट की सीट को एक स्ले की तरह इस्तेमाल करता है और 1 घंटे के अंदर अंदर वो वापस क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। इस पहाड़ी को इन्हें चढ़ने के लिए 3 दिन लगे थे और सिर्फ 1 घंटे में क्रैश साइट पर वापस पहुंच गया था। पराडो और गणेशा आगे बढ़ते रहते हैं, पहाड़ी चढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ी की पीक पर पहुंचते हैं और इन्हें दिखता है कि चारों तरफ दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। पराडो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं ढूंढने की कि कुछ तो और दिखाई दे। फिर दूर वेस्टर्न होरिजन में इन्हें दिखता है कि 2 पहाड़ियों की चोटी है जहां पर बर्फ नहीं है। ये अंदाजा लगाते हैं कि हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। पराडो और गणेशा कई दिन तक हाइकिंग करते रहते हैं। फाइनली ये एक वैली में पहुंचते हैं, एक ऐसी वैली में जहां पर इन्हें नदी बहती हुई दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन में किसी नदी के पास पहुंचना बहुत बड़ी राहत की चीज थी क्योंकि नदी की डायरेक्शन में ट्रेवल करते करते टाउन हिल रास्ता मिलना आसान था। ये चलते रहते हैं और फिर फाइनली 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देती है। खेतों में कुछ गाय दिखाई देती है। ये इतना थक गए थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि इनसे आगे अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। तभी नदी के दूसरे किनारे घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। पराडो चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा है कि उन तक आवाज पहुंच नहीं रही है। लेकिन बाई चांस उनमें से एक इंसान पराडो और गणेशा को देख लेता है और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है, टुमारो।
वो ये कहता है कि कल मैं दोबारा आऊंगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पे बैठकर दोबारा आता है और इस बार अपने साथ कुछ पेपर और पेंसिल ले आता है। वो इस पेपर को पत्थर और पेंसिल के साथ अटैच करता है और धागे के जरिए नदी के दूसरे किनारे की ओर फेंकता है। पराडो को पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश बाकी दुनिया तक पहुंचाने का। पराडो इस पेपर पर लिखते हैं स्पेनिश भाषा में, आई कम फ्रॉम ए प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन्स। मैं यूरुग्वाई से आया हूँ, हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद है। हमें जल्दी से मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम बहुत कमजोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची है। प्लीज हमें बचा लो, हम कहाँ पर हैं। दूसरी तरफ ये संदेश रिसीव करने वाला ये आदमी चिली देश का एक किसान था, सर्गियो कटालिन। वो उस नोट को पढ़ता है और उन्हें इशारों में समझाता है कि मैंने समझ लिया। अपने बाकी दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद उसे पता चलता है कि आप कुछ याद तो आ रहा है कि कुछ 2 महीने पहले मैंने एक खबर में सुना था कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। और जब इन साथियों को रियलाइजेशन होता है तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता है कि 2 महीने पुराने प्लेन क्रैश से अभी भी कोई जिंदा बचा है। सर्गियो ब्रेड का टुकड़ा फेंकते हैं नदी के दूसरी ओर और अगले 10 घंटे तक लगातार घोड़े पर बैठकर वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। इंसानों या किसी गांव की बस्ती से इतनी दूर थे ये अभी भी। फाइनली ये जब सबसे करीब के शहर में पहुंचते हैं तो ये खबर वहां की आर्मी कमांड को बताई जाती है, जो सांटियागो में मौजूद आर्मी के हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करते हैं। इसी बीच एक किसान पराडो और कनेसा को घोड़े की मदद से लॉस मेंटेनेंस शहर में लेकर आता है, जहां पर फाइनली इन्हें कुछ रेस्ट मिलता है। पता चलता है कि अपनी उम्मीद के बल पर पिछले 10 दिनों में 61 किलोमीटर पैदल चलकर हाइक किए थे। कनेसा अपना आधा बॉडी वेट लॉस कर चुके थे, सिर्फ 44 केजी इनका वेट बचा था। जैसे जैसे इनकी कहानी गई, इससे लोगों को पता चलते हैं ये इंटरनेशनल खबर बन जाती है। ये दिल दहला देने वाली कहानी सही मायने में अनबिलीवेबल थी। चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर भेजती है इमीडिएटली रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसर पराडो और कनेसा को इंटरव्यू कराते हैं लोकेशन की इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। पराडो अपने साथ पायलट का फ्लाइट चार्ट लेकर आए थे और वो नक्शे में नाप रहे थे कि वो कहां कहां हाइक कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर्स उन हेलीकॉप्टर्स में बिठाकर लेकर जाते हैं ताकि क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके और उनकी मदद से बचे हुए सर्वाइवर्स की लोकेशन फाइनली पता चलती है आर्मी कमांडर्स को। 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू के फाइनली पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स के पास उनकी जान बचाने के लिए। टोटल 16 सर्वाइवर्स यहाँ रेस्क्यू किए जाते हैं। बहुत बुरी हालत है इन सर्वाइवर्स की, एल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियां, मलन्यूट्रिशन, लेकिन सब के सब रिकवर कर जाते हैं। ये कहानी दुनिया के सामने लेसन है उम्मीद को लेकर। अगर आपने ठान ली कुछ कर दिखाने की और आपके अंदर सब्र है और इंसानियत है तो क्या कुछ करना नहीं पॉसिबल है। आप चाहे तो ऐसी चीज अचीव कर सकते हैं जो आप कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते। तो दोस्तों ये थी कहानी यूरोगियन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की।
अगर आप इससे कुछ सीखे हैं और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर इस अगली नेक्स्ट वीडियो में।